नमस्कार। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि यह भारतीय फसलों के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारी कृषि के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत एक मौजूदा समस्या से करते हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में हम नाइट्रोजन उर्वरकों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है? इससे पैदावार तो कोई खास नहीं बढ़ रही, लेकिन हाँ, पर्यावरण को नुकसान और खेती की लागत ज़रूर बढ़ती जा रही है। हमारी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की मौजूदा रणनीतियां हैं, वो अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी हैं। मतलब किसान पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर नतीजे नहीं मिल रहे, और ये एक बहुत ही अस्थिर स्थिति है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम किसी समाधान को अनदेखा कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा पोषक तत्व है जो इस पूरे समीकरण को बदल सकता है? और यही सवाल हमें सीधे सिलिकॉन की तरफ ले जाता है। एक ऐसा संभावित समाधान जिसे हमने अब तक शायद उतना महत्व नहीं दिया है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम भारतीय मिट्टी के संकट से शुरू करेंगे, फिर सिलिकॉन के विज्ञान को समझेंगे, इसके काम करने का तरीका जानेंगे, खेतों से मिले परिणामों को देखेंगे और आखिर में इसके भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। भारतीय कृषि दरअसल एक खास तरह की मिट्टी की समस्या का सामना कर रही है, जिसे कहते हैं डीसिलिकेशन। तो ये डिसिलिकेशन है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी से सिलिकॉन का लगातार कम होते जाना। जब हम धान और गन्ने जैसी फसलें बार बार उगाते हैं जो बहुत ज्यादा सिलिकॉन सोखती हैं, तो वो मिट्टी से भारी मात्रा में उपलब्ध सिलिकॉन को खींच लेती हैं। ये मात्रा इतनी ज्यादा हो सकती है कि प्रति हेक्टेयर 470 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। और समस्या यही है, हम NP और K यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि इस बहुत बड़ी कमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर हैं वो इस कमी को पूरा ही नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी फसलें एक बहुत जरूरी रक्षा कवच के बिना ही रह जाती हैं। अब बात करते हैं खुद सिलिकॉन की। इसे अक्सर अनिवार्य पोषक तत्वों की लिस्ट में नहीं रखा जाता, और शायद यही वजह है कि इसे ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए इसकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। वो ये कि मिट्टी में मौजूद सारा का सारा सिलिकॉन पौधों के काम नहीं आता। पौधे इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप में सोख सकते हैं, और वो है मोनोसिलिसिक एसिड। ये सिलिकॉन का पानी में घुलने वाला, मतलब बायो अवेलेबल रूप है। अगर ये रूप मिट्टी में मौजूद नहीं है तो फिर मिट्टी में कितना भी सिलिकॉन हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक और बात, सभी फसलें सिलिकॉन को एक जैसे इस्तेमाल नहीं करती। धान और गन्ने जैसी फसलें हाई एक्यूमुलेटर्स या उच्च संचायक होती हैं, मतलब वे अपने सूखे वजन का 4% से ज्यादा सिलिकॉन जमा कर सकती हैं। मक्का और गेहूं मध्यवर्ती है, जबकि दालें और सोयाबीन जैसी फसलें गैर संचायक हैं। और इसी से ये तय होता है कि आखिर किस फसल को सिलिकॉन की अतिरिक्त सप्लाई की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिलिकॉन काम कैसे करता है। हम इसे बॉडीगार्ड क्यों कह रहे हैं आखिर? इसके काम करने का तरीका एक तरह की दोहरी सुरक्षा पर आधारित है, जिसे हम अब समझने जा रहे हैं। सिलिकॉन की सुरक्षा के 2 लेवल हैं। पहला, ये एक फिजिकल कवच, एक आर्मर बनाता है, और दूसरा, ये पौधे के अंदर एक बायोकेमिकल अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों मिलकर पौधे को हर तरह के तनाव से बचाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है फिजिकल कवच। जब पौधा सिलिकॉन सोखता है तो ये पत्तियों और तनों में जमा होकर एक क्यूटिकल सिलिका डबल लेयर बना देता है। ये एक तरह की सूक्ष्म लेकिन बहुत मजबूत परत होती है, और इसके फायदे जबरदस्त हैं। ये सूखे के दौरान पानी के नुकसान को 30% तक कम करता है, तने को मजबूत करके फसल को गिरने से बचाता है, और यह परत इतनी कठोर होती है कि कीड़ों के मुंह के हिस्से घिस जाते हैं, जिससे वो फसल को ठीक से खा ही नहीं पाते। और दूसरा तंत्र है बायोकेमिकल अलार्म। सिलिकॉन पौधे की अपनी इम्यूनिटी को प्राइम कर देता है, मतलब पहले से तैयार कर देता है। ये जैस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे डिफेंस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये पौधे को किसी भी हमले के लिए एडवांस में ही तैयार रखता है, ताकि जब कोई बीमारी या कीट हमला करे तो पौधा बहुत तेजी से और मजबूती से जवाब दे सके।
ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल में खेतों में काम करता है? चलिए अब भारत में हुए रिसर्च और उसके जो ठोस नतीजे हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। कर्नाटक में एक स्टडी हुई और उससे पता चला कि धान की फसल पर जब पत्तों पर सिलिसिक एसिड का छिड़काव किया गया तो अनाज की पैदावार में औसतन 26.4% की बढ़ोतरी हुई। ये सिलिकॉन के सीधे और मजबूत असर का एक बिल्कुल साफ प्रमाण है। और ये कहानी सिर्फ धान तक ही सीमित नहीं है। ये टेबल दिखाती है कि सिलिकॉन का अलग-अलग फसलों पर क्या असर हुआ है। धान में इसने ब्लास्ट रोग और तना छेदक के खिलाफ हाई लेवल के प्रमाण के साथ पैदावार बढ़ाई है। गन्ने में तने की मजबूती और चीनी की मात्रा में सुधार देखा गया। सोयाबीन में नमी के तनाव को कम करते हुए फली की पैदावार में 79% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। और बागवानी फसलों में फलों की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ भी बढ़ी है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसान इसे असल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए अब इसे इस्तेमाल करने के प्रैक्टिकल तरीकों और इसमें आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। सिलिकॉन देने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है बेसल एप्लीकेशन, यानी मिट्टी में मिलाना। ये कैल्शियम सिलिकेट या औद्योगिक स्लैग के रूप में होता है। ये धान और गन्ने जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि एक लंबे समय तक चलने वाला फिजिकल कवच बन सके। दूसरा तरीका है फोलियर स्प्रे या फर्टिगेशन, जिसमें स्टेबलाइज्ड ऑर्थोसिलिसिक एसिड यानी OSA का इस्तेमाल होता है। ये सूखे जैसे तनाव की स्थिति में बहुत तेजी से काम करता है। हाँ, ये थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसका जो तुरंत असर है वो इसे एक टैक्टिकल टूल बनाता है, जबकि मिट्टी का एप्लीकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है। लेकिन इसे इस्तेमाल करना हमेशा आसान भी नहीं होता। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे सिलिकॉन की उपलब्धता मिट्टी के pH पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। फर्टिगेशन में अगर इसे गलत उर्वरकों के साथ मिला दिया जाए तो ये टैंक में ही जम सकता है। औद्योगिक स्लैग जैसे जो सोर्स हैं, उनकी क्वालिटी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में सिलिकॉन प्रोडक्ट्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पहले हम भारी औद्योगिक स्लैग का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में कैल्शियम और पोटेशियम सिलिकेट जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स काफ़ी आम हैं। और अब हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड यानी OSA जैसे हाईटेक फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कम मात्रा में भी ज़्यादा असरदार होते हैं। और भविष्य तो नैनो फॉर्मुलेशन का है, जो और भी ज़्यादा सटीक होंगे। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिलिकॉन भविष्य की कृषि के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत क्यों है। ये जो कथन है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। सिलिकॉन अब कोई एक्स्ट्रा या ऑप्शनल चीज़ नहीं रह गया है। बदलते हुए मौसम और मिट्टी की बिगड़ती सेहत को देखते हुए ये अब एक इकोलॉजिकल ज़रूरत बन गया है। तो अंतिम फैसला क्या है? सबूत बिल्कुल साफ हैं। धान और गन्ने के लिए सिलिकॉन के फायदे निर्विवाद हैं, उन पर कोई सवाल नहीं। दालों और तिलहनों के लिए ये खास तौर पर तनाव की स्थितियों में बहुत ज़्यादा असरदार है। और सबसे अहम बात, ये सूखे और मिट्टी के प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है, जो फसलों को मजबूत और लचीला बनाता है। ये तस्वीर बॉडीगार्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ देखिए, बिना सिलिकॉन के पौधा हर तरह के तनाव से जूझ रहा है, चाहे वो सूखा हो, बीमारी हो, गर्मी हो या कीड़े मकोड़े हों। और दूसरी तरफ सिलिकॉन के साथ वही पौधा इन सभी चुनौतियों का सामना करने में कहीं ज्यादा सक्षम है। ये सिलिकॉन की मल्टी डायमेंशनल सुरक्षात्मक भूमिका को एकदम साफ करता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्या सिलिकॉन, ये बॉडीगार्ड पोषक तत्व, भारत की खाद्य सुरक्षा को पक्का करने की वो चाबी हो सकता है जिसे हम अब तक ढूंढ रहे थे? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।